सरे ग रे सा गा मा ये रे रे हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके। ऐसे में सवाल ये है कि हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता। तो जवाब ये है कि अक्सर लोग तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे रास्ते में ही हार मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखिए और अपना पूरा ध्यान अपने हर उस छोटे से छोटे कदम पर लगाएं जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। साथ ही अपने हर कदम पर दिल खोल कर कहें, लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खुश रहने के लिए रोग मुक्त रहना एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए हम हर रोज योग के जरिए आपको बीमारियों से मुकाबला करना सिखाते हैं। आज बात बैक पेन की। बैक पेन की समस्या से जूझ रहे अधिकांश लोग इस बीमारी से निपटने के लिए कई नुस्खे तो अपनाते हैं, लेकिन एक सरल सा उपाय इस्तेमाल करना हमेशा भूल जाते हैं, और वो उपाय है योग। क्योंकि योग की कला वास्तव में आपके शरीर से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करने का सबसे सटीक और बेहतर उपाय है। लो बैक पेन आज के समय में एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके मुख्य कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पुअर पोस्चर है। तो आइए आज इसके लिए कुछ योग अभ्यास करें। पहला अभ्यास ताड़ासन सरलीकृत अभ्यास। अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधे के स्तर तक ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अपनी कमर में खिंचाव का अनुभव करें। अब श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को सामान्य स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। अपने पैरों में कंधे के जितना अंतर देकर खड़े हों। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर घुमाएं। ध्यान दें दाईं भुजा सीधी और बाईं कोहनी मुड़ी हुई हो। आपकी जंघाएं सामने की ओर, पैरों को ना हिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए और विश्राम करें। अगला अभ्यास मार्जरी आसन। वज्रासन में बैठ जाएं। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में और पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। आपके हाथ कंधे के नीचे हों। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और कमर को अंदर की ओर खींचें।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। और धीरे से वापस आ जाएं। विश्राम करें। अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनी को मोड़ें और हाथों को छाती के समीप रखें। ध्यान दें कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई हों। अब श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन, कंधा और छाती वाले भाग को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। अगला अभ्यास शशकासन। अपने घुटनों को फैलाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे की ओर झुकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे और ठुड्डी को जमीन पर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। वज्रासन में बैठें और विश्राम करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। आंखों को कोमलता से बंद। अपने बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं, उसे बाएं घुटने पर रखें और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अपने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से धीरे से श्वास लें। अब दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। दाईं नासिका से ही श्वास लें, उसे बंद करें श्वास लेने के पश्चात और बाईं नासिका से श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 2 आवृत्तियां और कर जाएं। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास ध्यान। अपनी आंखों को बंद ही रखें। मेरुदंड को पुनः सीधा करें। हाथों और कंधों को शिथिल करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीमी
और गहरी श्वास लें और छोड़ें। धीरे से वापस आएं। यह कमर दर्द के लिए योगाभ्यास है। धन्यवाद। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ सही और बेहतर, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। और योग एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो आपके जीवन को दरअसल कंप्लीट बनाता है, क्योंकि योग से आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना होगा। तो बैक पेन के जो रोगी हैं उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, लेट्स हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन निधि सहानी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बैक पेन के बारे में। अब बैक पेन होता क्या है? हमने तो ये सुना ही है, जब दर्द होती है बैक में तो हम कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है, मेरी बैक में पेन है, मैं बैठ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, मुझे रेस्ट करना है, मुझे लेटने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बैक पेन होता क्यों है? सबसे पहले, या तो अगर आपका पोस्चर गलत है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ एनी प्रोफेशनल, तो आपने गलत एक्सरसाइज कर ली जिससे आपकी बैक में स्प्रेन आ गया तो पेन हो गया, या फिर आप गिर गए हैं और आपको उस जगह पे चोट लगी है तो आपको बैक पेन है, या फिर आपको स्लिप डिस्क है जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा है, जिसका कारण या तो गलत पोस्चर है या फिर एक्स्ट्रा वेट है, क्योंकि 90% बॉडी का वेट तो आपके बैक पे ही होता है। तो हम क्या करें कि इससे ठीक कर सकें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो बैक पेन होता है वो एक मैकेनिकल डिसऑर्डर होता है। इससे डाइट का थोड़ी दूर तक लेना देना कुछ नहीं है। बट अगर हम डाइट की बात करें तो फूड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इस चीज़ को हील करने में फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें इस चीज़ को हील करना है तो कोई ऐसी चीज़ डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेगी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। मतलब अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन है तो वो उसको कम कर सके। सबसे पहले अगर हम बात करें खान पीन की, तो अगर हम खाने पीने में ऐसी चीज़ें बढ़ाते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए, मतलब प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मांस फटा हुआ है तो हमें हीलिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो जो हमारी जो हड्डियों के आसपास का जो कोलेजन होता है उसको अगर हमें रीजनरेट करना है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट लेनी होगी, जिसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, लेग्यूम्स, सोयाबीन, बेसन, किनुआ, ये चीज़ें इंक्लूड, पनीर, ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें एग्स, चिकन, फिश, हेल्दी मीट भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही अगर हम टर्की खाते हैं तो उससे भी बहुत जल्दी कोलेजन एक्टिवेट होता है और आपको हीलिंग मिलती है। सबसे पहले अगर हम खाने पीने गलत की बात करें तो आजकल हम बिकॉज ऑफ दिस स्पीडी लाइफस्टाइल हम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं पैकेट फूड पे। अगर हम पैकेट फूड पे एक भी मार्क देखते हैं हेल्दी फूड का तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि इस फूड में प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं और बहुत सारे फ्लेवर्स डाले गए हैं जो आपकी इंसुलिन एक्टिविटी को हेवाय कर देते हैं। इससे अगर हम पैकेट फूड पे ज़्यादा रिलाय करते हैं तो हमारी बॉडी में सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बढ़ जाता है, और इंसुलिन सिक्रीशन होता है तो स्वेलिंग बढ़ जाती है, स्वेलिंग बढ़ने से फिर पेन होता है और हम घर बैठ जाते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे फूड पे शिफ्ट करना होगा जो सात्विक हो, मतलब घर का बना हुआ सात्विक खाना जिसमें दाल, रोटी, सब्जी वगैरह सब कुछ आता है। साथ ही हमें अपने बॉडी के अंदर फूड इनटेक में शुगर की लेवल्स को ऑलमोस्ट ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यह तो सुना ही है कि जिनको डायबिटीज़ है उनकी हीलिंग लेट होती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और आप शुगर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, मतलब सुबह उठते ही चीनी भर के कॉफ़ी पीते हैं,
लंच के बाद सोडा लेते हैं और इवनिंग में कुकीज़ खाते हैं और रात को एक आइसक्रीम का कप खाते हैं, तो भी आपकी शुगर लेवल्स ब्लड में हाई हो जाती हैं, जिससे आपकी हीलिंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है और देर से आप ठीक होते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी हीलिंग फास्ट करनी है तो आपको अपनी डाइट से शुगर को तो बाय बाय करना ही पड़ेगा। साथ ही अगर हम मसाज की बात करें तो अगर किसी को शाटिका की पेन है तो मैं बिल्कुल नो कहूँगी मसाज के लिए, क्योंकि वह बिल्कुल एग्रीवेट हो जाती है। तो अगर आप बैक पेन के लिए बात करें तो नॉर्मल अगर आपको बैक पेन है जो आपके पैर तक नहीं जा रही है, सिर्फ कमर तक सीमित है, तो आप थोड़ा सा गरम तेल लें, कोई भी तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, उसके अंदर कपूर डालें या फिर थोड़े से गार्लिक को डाल के उबालें और उससे मालिश करें, तो दर्द में तो मिरेकुलस इफेक्ट आएगा। साथ ही अपने पोस्चर को ठीक करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल करें और अपनी डाइट को हेल्दी रखें। जमाना बहुत बदल गया है। वो दिन चले गए जब हम गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, खो खो या कबड्डी खेलते थे और रात को सोने से पहले दादा दादी से कहानियां सुनते थे। आज बच्चों की जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी इस कदर हावी है कि उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई भी, यानी कि सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। हालांकि वक्त के साथ आए इस बदलाव में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हमारे बच्चे गैजेट्स और सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ जाते हैं। अब जाहिर है इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, उनकी आदतों पर असर पड़ता है। ऐसे में बच्चों की रचनात्मकता को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ बच्चे और सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी हमसे सवाल करा है कि कैसे हम बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से हटाएं। देखिए, अगर आपके बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे हैं, बार बार मोबाइल की नोटिफिकेशंस पे देख रहे हैं, उनका कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो सिर झुका के सिर्फ फ़ोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी वो फ़ोन पे हैं, जब आप उनसे कोई भी बात करें, वार्तालाप करें, वो या गेम खेल रहे होते हैं या किसी तरह का म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या कोई ना कोई अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जब से हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो गई है घरों से, बच्चे और भी मोबाइल को देखने लग गए हैं। देखिए, हमें इसके लिए एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सचमुच मोबाइल से अपना सिर ही नहीं हटा रहे। सारा टाइम वो सिर झुका के मोबाइल ही देखते रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आसपास उनके कौन है या क्या हो रहा है। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम बहुत आ जाएंगी, नेक पेन इशू शुरू हो जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और एक बच्चों का पॉइस्चर, जो इस टाइम बड़े हो रहे हैं बच्चे, एक पॉइस्चर ठीक होना चाहिए, वो भी एक झुका झुका पॉइस्चर हो जाएगा, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। ऊपर से बच्चों के साथ सारा टाइम अगर हम सिर्फ स्क्रीन से ही नॉलेज दें तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि फैक्चुअल चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या हो रही हैं। तो देखिए, मैं मानती हूँ कि थोड़ी मजबूरी है कि हमें बच्चों को फ़ोन देना पड़ रहा है क्योंकि एक पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, मगर उसको कैसे कम करें कि उसका ये भी ज़रूरी है कि आप भी कम मोबाइल इस्तेमाल करिए। मोबाइल इस्तेमाल करना जैसे हंसी इन्फेक्शस होती है ना, कि कोई हंसता है तो सबको हंसी आ जाती है। अगर बच्चा बैठा भी हुआ है और मगर वो देखता है उसके माँ बाप बार बार फ़ोन उठा के देख रहे हैं, तो उसका भी दिल करता है कि वो फ़ोन उठा के देखे, उसे लगता है यही चीज़ ठीक है। तो आप भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना कम करिए, बल्कि जो ऑफ मोबाइल गेम्स हैं उनको खेलिए। क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, आप रेडियो चलाइए, टेलीविज़न पे सुनिए म्यूज़िक, या आप कोई बोर्ड गेम्स खेलिए, कोई कॉमिक स्ट्रिप्स बनाइए, कोई मतलब आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग कर लीजिए, कुछ इन्वायरमेंट में पॉटिंग प्लांटिंग कर लीजिए। आप ये टाइम ज़रूर रखिए 2 से 3 घंटे रोज़, जहाँ पे बच्चा मोबाइल पे नहीं है बल्कि कुछ ऑफ मोबाइल सीख रहा है।
और जब उसको पता चल जाएगा कि वो कुछ कर सकता है ऑफ मोबाइल तो खुद भी करेगा। देखिए आधे बच्चे ना मोबाइल पे इसलिए क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो और क्या करें, तो कहते चलो फिर मोबाइल उठा लेते हैं, इसमें गाने देख लेते हैं। और अब बच्चों को ये भी हो गया है कि अगर मोबाइल उनके पास नहीं है तो वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो खाना खाएंगे अगर मोबाइल चल रहा होगा, साथ में उनकी पिक्चर चल रही होगी, कोई कार्टून चल रहा होगा। सो ये हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपने खाने पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चा खाना खा रहा होता है तो मोबाइल अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए, जिससे बच्चा खाने में फोकस करे और आराम से उसका डाइजेशन हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंटी सोशल हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी वो गेम ख़त्म नहीं हुई और आप कह रहे हैं चले हम तुम्हें घुमाने लेके जाते हैं, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ खरीद देते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहे हो, कहते हैं नहीं मैं गेम पे हूँ, मैं उस गेम को नहीं छोड़ के जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम ऑफ मोबाइल चीज़ें करें, जिससे बच्चों को भी पता चले कि और ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए हमें पहले अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं, है ना। तो हमें भी बच्चा यही देखता है। तो जब घर का कल्चर में हम चेंज लाएंगे तो बच्चे को लगेगा कि मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सुविधा के लिए है, ये नहीं कि बार बार हमें मोबाइल को देखना है। क्योंकि बच्चों को फोमो हो गया है। फोमो हम वर्ड यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आ गई है, नई गेम आ गई है, या कुछ नया म्यूज़िक आ गया है, या कुछ नया वीडियो अपलोड हो गया जो मैंने मिस कर दिया है, तो ये फिर एंजाइटी में बदल जाएगा, ये फिर घबराहट में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती हैं। तो हमें एक अपने लाइफ में संतुलन लाना, एक कामनेस लानी, एक ठहराव लाना है कि मोबाइल का भी टाइम है और अपने ऑफ मोबाइल का भी टाइम है। एक डिसिप्लिन लाइए, मोबाइल भी यूज़ करिए, क्यों नहीं यूज़ करिए, मगर उतना यूज़ करिए जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना आके अफेक्ट करे। हार और जीत का सौदा मन ही तय करता है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। इसलिए जिंदगी में आई परेशानियों से हार ना मानकर ठान लीजिए कि जिंदगी जो भी है, जैसी भी है, हमें इसे पूरी जिंदा दिली के साथ जीना है और हर दिन ये कहना है लव यू जिंदगी।